हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी जीआईसी और आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने यूपी पीजीटी जीआईसी और आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में महावीर के जन्म का चित्रण है और कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भी वर्णित है और कल्पसूत्र में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे और भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर हेनरी लॉरेंस को। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी और इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया था। इसके अलावा इस संधि की कुछ और भी शर्तें थी, जिसमें से पहला शर्त था कि महाराजा ने सतलज के पार के समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा, महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया। और तीसरा, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े थे। और चौथा, सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, राजवाही एवं उलुग खानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 94, मंगल पांडेय किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था 1856 ईस्वी में सरकार द्वारा पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिस कारण 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनावला महाराष्ट्र में। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं लोनावला महाराष्ट्र में स्थित हैं और लोनावला भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पर्वतीय स्थल और नगर परिषद है। लोनावला में कार्ले की गुफाएं अत्यंत पुरातन एवं ऐतिहासिक गुफा है और इसका निर्माण ईसा से 160 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कार्ले की गुफा भारत की विशालतम चैत्य गुफा का समावेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजद्यासन सभा से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति रनाडे। पारसियों में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी
नरोजी फरदोनजी और एस बंगाली, आर के कामा आदि नेताओं ने बम्बई में रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया और न्यायमूर्ति रनाडे इससे संबंधित नहीं थे। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य पारसियों की सामाजिक व्यवस्था का पुनरुद्धार करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, चांदी की टका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने कराया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। चांदी की टका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था और इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। वह इलबारी जनजाति का तुर्क था और दिल्ली का पहला सुल्तान था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 98, नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध के। नीति प्रकरण ग्रंथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नीति प्रकरण, जिसे नीति पाकरण या नीति भी कहा जाता है, यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के खुद्यक निकाय में शामिल किया जाता है और इस धर्म ग्रंथ का मुख्य विषय बुद्ध की शिक्षाओं एवं उपदेशों का व्यवस्थीकरण करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खिल्य। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी और उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था और ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को खिल्य कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान ने। अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खान ने किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सैयद अहमद खान ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में 1888 ईस्वी में बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था और इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया और इन्होंने 1877 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 101, सेंट थॉमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्यूप्लेक्स ने। कर्नाटक के तीनों युद्धों में अडयार का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है और यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था और इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स था। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी थे, ने 700 भारतीय सेना को पराजित कर दिया, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षपटलाध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में विभिन्न अध्यक्षकों का उल्लेख है और ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे और इन अध्यक्षकों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा था। इन अध्यक्षकों में एक अक्षपटलाध्यक्ष भी था जिसके नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 104, मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फलक से। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयोग होने लगे और इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था और इस समय के मुख्य औजार फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी और फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 105, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय के अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश करते रहे और 1833 में इनकी मृत्यु के बाद इसका नियंत्रण द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आ गया और इनके बाद 1843 में इसका संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके पहले इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी नामक बंगाली मासिक पत्रिका भी निकाली थी। उस समय राजेंद्र लाल मित्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 106, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी भाग को। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल हडसन। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था और दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौजी एवं गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। परंतु इस संघर्ष में निकलसन मारा गया और हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को और पोते मिर्जा अबू बक्र को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला था और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे शिक्षित शासक था। उसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। वह एक अच्छा कवि एवं सुलेखक भी था। उसे फारसी कविता का अच्छा ज्ञान था और अपनी विद्वता के कारण उसे अपने युग का अरस्तू कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 109, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन समुद्रगुप्त ने कराया था और गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था और गुप्त शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, जो कि शक मानक के अनुरूप लगभग 26.3 ग्रेन से 32 ग्रेन के थे और समुद्रगुप्त ने सबसे पहले ताम्र मुद्रा का प्रचलन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 110, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में
राजनीतिज्ञ थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनचेस्टर गार्डियन ने। मैनचेस्टर गार्डियन ने महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। और मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र की स्थापना 1821 ईस्वी में लंदन में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो भारत के 17वें वायसराय थे और उन्होंने वायसराय बनने से पहले कनाडा के 8वें गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया था। उन्हें मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 112, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक और आमतौर पर इसे कोषाध्यक्ष और राजभवन का प्रमुख प्रबंधक कहा जा सकता है और इसका मुख्य कार्य नगद और उपहार के रूप में अर्जित राज्य की आय का लेखा जोखा रखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 113, दक्षिण भारत की निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण गुरु। दक्षिण भारत की निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले केरल के महान धार्मिक सुधार नारायण गुरु थे। इन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा भी दिया था और इन्होंने अरवीपुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जो उस समय में जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। फिर क्वेश्चन नंबर 114, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी में। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया और इस आंदोलन को दबाने में सरकार सफल रही थी। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 115, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 116, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था और 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था। लेकिन 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी और इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य शामिल थे। इसमें लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए गए और कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्ट्रेथकोना, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेनफैक्स और कैडगन, लेबर पार्टी के एटली और बर्नोन, हॉर्टशोन और अन्य सदस्य थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे और लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को इस कमीशन से बाहर रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत वाहिनी के। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 118, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न श्रेणी में मंगोल अधिकारियों को सदा कहा जाता था और उन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण प्रदान दिया था। सदा अथवा 100 मंगोल सेना में 100 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, लेकिन भारत में इसका उपयोग 100 गांव की एक इकाई के लिए होने लगा था और सादा अमीर में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत और भारतीय मुसलमान भी शामिल थे और इनका कार्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर वसूली के साथ साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 119, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर जैक्वे-मॉन्ट ने। महाराणा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था और ये सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने थे। 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण किए थे और इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है और प्रसिद्ध फ्रांसीसी विक्टर जाकमा, यानी जिन्हें कभी कभी जैक्वे मॉन्ट भी कहा जाता है, उन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनुआर। सेनुआर का संबंध नवपाषाण काल से है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, दिल्ली सल्तनत में मुसरीफ-ए-मुमालिक जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महालेखाकार के रूप में। वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे, जिनमें नायब वजीर, मुसरीफ-ए-मुमालिक और मुस्तौफी-ए-मुमालिक को विशेष महत्व प्राप्त था। नायब वजीर से निम्न श्रेणी के पद पर मुसरीफ-ए-मुमालिक होता था और दीवान-ए-वज़ारत विभाग में लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन मुसरीफ-ए-मुमालिक एवं मुस्तौफी-ए-मुमालिक नामक अधिकारियों के द्वारा ही होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 122, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुनेंडुगुलम अभिलेख में। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख है, जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है और चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तिरुनेंडुगुलम अभिलेख में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बसने लगे और 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे और इस दल के अन्य प्रमुख नेता थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम भीकाजी कामा। और गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 124, वेन-सांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां कुलपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीलभद्र। वेन-सांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया था और लगभग 15 वर्ष यहाँ पे रहा था।
उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सियुकी नाम से संकलित किया था और वेनसांग के अन्य नाम युवान च्वांग और स्वान चांग साक्यमुनि और यात्रियों का राजकुमार था। और वेनसांग ने 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था और इसके समय यहाँ के प्राचार्य सीलभद्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार था और इसकी पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई थी। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए अधिक विख्यात है, जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। और यूरोप में एला शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पेरिस की संधि का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से नहीं है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने यूपी पीजीटी 2021 के पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप लोग इसी तरह यूपी पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।